Good morning, students. In our today's lecture, we are going to do the rest part of the business second chapter, that is forms of business organization. Today we will do the types of company. In our previous lecture, we had done what is a company or joint stock company. Today we will do the types of company. There are three types of company on the basis of ownership. Ownership के basis पे हम company को तीन parts में divide कर सकते हैं. That is a private limited company, public limited company and one person company. Private limited company कौन सी होती है? We are going to do it from book. That private company जो है वो Indian Companies Act के अंडर रजिस्टर्ड होती है. इसमें मिनिमम जो पेड अप कैपिटल होती है वो 1 लाख रुपीज़ होती है. Like we have underlined here, the private company means a company having minimum paid up capital of 1 lakh rupees, जिसकी minimum capital जो है 1 lakh rupees होती है, और such a higher paid up share capital as may be prescribed and which may bears article. कह रहे कि इससे ज़्यादा भी कैपिटल हो सकती है, वो उसे प्रिस्क्राइब किया जाता है किसमें? आर्टिकल्स में. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसे हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे, जो कि एक कंपनी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं. अब प्राइवेट कंपनी के क्या फीचर्स होते हैं? डेट इज़ अ रिस्ट्रिक्ट द राइट्स टू ट्रांसफर इट्स शेयर. प्राइवेट कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपने जो शेयर्स हैं आगे किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते. हैज़ मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200 मेंबर्स. इनके जो मेंबर्स हैं मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते हैं, एक्सक्लूडिंग द प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉयज़. इनमें एम्प्लॉयज़ की पार्टिसिपेशन, मतलब एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उन्हें शेयर होल्डर्स नहीं कहा जाता, उन्हें मेंबर्स नहीं कहा जाता. जिसके शेयर होल्डर्स है या मेंबर्स है वो मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम 200 मेंबर्स होने चाहिए. प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू प्रिस्क्राइब फॉर एनी सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी. प्रोहिबिट का मतलब होता है मनाही. ऐसी कंपनी जो है पब्लिक में अपने शेयर्स, अपनी सिक्योरिटी सेल नहीं कर सकते, मतलब कि पब्लिक में अपनी कंपनी की जो सिक्योरिटीज़ है, शेयर्स है, वो पब्लिक से उसके रिगार्डिंग शेयर बेच के पैसे जो है इनवाइट नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज़ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है पब्लिक कंपनी इज़ अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी, जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं होती. एज पर कंपनीज एक्ट a public company is the which कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग पब्लिक कंपनी कौन सी होती है? हैज़ मिनिमम 7 मेंबर्स एंड मैक्सिमम नो लिमिट. जिसके मिनिमम जो है वो 7 मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम इनकी कोई भी लिमिट नहीं होती. जैसे प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स थे और मैक्सिमम 200 मेंबर्स है, इसमें मिनिमम जो है वो 7 मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट नहीं होती. हैज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़. इस कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं या सिक्योरिटी होल्डर्स हैं वो अपनी सिक्योरिटीज़ शेयर जो है दूसरों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. एंड नो प्रोहिबिटेड टू इनवाइट जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स सिक्योरिटी. और ये वाली जो कंपनी है जनरल पब्लिक को अपने शेयर सेल कर सकते हैं. ठीक है, शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए या सिक्योरिटीज़ हम कह सकते हैं. ये अपने ये कंपनी जो है पब्लिक कंपनी जो है ये जनरल पब्लिक में अपने शेयर्स डिबेंचर्स सेल कर सकते हैं. However, private company which is a subsidiary of public company is also treated as a public company. कह रहे कि ऐसी प्राइवेट कंपनी जो कि सब्सिडी, मतलब कि पब्लिक कंपनी है, उसकी आगे ब्रांच जो है वो प्राइवेट कंपनी वो है, तो वो भी पब्लिक कंपनी की तरह ही ट्रीट की जाएगी. कंपनी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है पब्लिक लिमिटेड कंपनी को. कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स. कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी वो कंपनी है, मीन्स अ कंपनी हैविंग द लायबिलिटी to its member limited by the memorandum to such amount as the members may respectively undertake to contribute the assets of the company in the event of इट्स बीइंग वाउंड अप. कह रहे कि ऐसी कंपनी जिसमें शेयर होल्डर्स ने अपनी लाइबिलिटी जो है पहले से ही बताई है कि हम इतनी लाइबिलिटी, मतलब कि कल को कंपनी वाउंड अप होती है और अपने डेट्स नहीं पूरे कर पाती, तो जो ऑनर है, जो शेयर होल्डर्स है, वो एक जितनी उन्होंने गारंटी दी है, मैंने गारंटी दी है 10,000 की, 20,000 की, 50,000 की, मैं उसी अमाउंट तक की, या किसी मैंने एसेट की गारंटी दी है तो मैं उतनी ही उसकी अपनी कंपनी में जो कैपिटल है वो कंट्रीब्यूट करूँगी. एंड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में क्या आ जाएगा? जितने भी मैंने शेयर्स परचेज़ किए हैं उसकी मैंने जितनी अमाउंट अनपेड है
हम सारे जो शेयर्स हैं उसकी अमाउंट एक ही टाइम में नहीं मंगवाते, कुछ कॉल्स करते हैं या उसकी कुछ प्रोसेस होती है, 4 to 5 टाइम्स में शेयर्स के पैसे मंगवाए जाते हैं। अगर 10 रुपये का शेयर है तो पहले मेरी फर्स्ट टाइम पे जो तो एप्लीकेशन फ़ी 2 रुपीज़ मंगवा ली, फिर उसके बाद 3 रुपीज़ मंगवा ली, फिर फर्स्ट कॉल होती है, सेकंड कॉल होती है, तो इससे पैसे मंगवाए जाते हैं। तो जितने भी पैसे अनपेड रह गए सिर्फ मैं उसी के लिए लायबल हूँ। अगर सपोज़ कि वो कंपनी ने 4 रुपीज़ मंगवा लिए, 6 रुपीज़ अभी तक पेंडिंग है, तो मैं सिर्फ 6 रुपीज़ पे करने के लिए ही लायबल हूँ एक शेयर के पीछे। ओके, थर्ड वन इज़ अ 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी क्या होती है? इन द 2013 एक्ट इंट्रोड्यूस अ न्यू टाइप ऑफ एंटिटी to the existing list, that is apart from the public or a private limited company. The 2013 act enables the formation of a new entity, that is a person 1 person company। कह रही कि 2013 एक्ट में एक न्यू फॉर्म जो इंट्रोड्यूस की गई है, that is a 1 person company। एंड OPC मीन्स अ कंपनी विद ओनली 1 person एज इट्स मेंबर, जिसमें एक ही मेंबर होता है, एक ही ओनर होता है, जिसे क्या कहा जाता है? 1 person कंपनी। अब 1 पर्सन कंपनी के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है? रूल 313 सेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 1 प्रोवाइड्स दैट ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज़ एन इंडियन सिटीजन एंड रेजिडेंट इन इंडिया शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट 1 पर्सन कंपनी। OPC को रजिस्टर करने के लिए, इनकॉर्पोरेट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए सिर्फ एक इंडियन पर्सन और नेचुरल पर्सन, नेचुरल मतलब जो हमारी तरह एक इंसान है, और इंडियन पर्सन जो कि इंडिया में रहने वाला पर्सन है, वही पर्सन इसे चला सकते हैं। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन 1 OPC टू और बिकम नॉमिनी इन मोर देन 1 सच कंपनी। एक पर्सन एक से ज़्यादा कंपनी इस तरह की OPC जो है नहीं स्टार्ट कर सकता। OPC to compulsory convert itself into public or private company in certain cases। कुछ एक केसेस में वो अपनी कंपनी को पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। Where the paid up share capital of an OPC exceed 50 lakh rupees or its average annual turnover during the relevant period exceed 2 crore rupees, it shall cease to be entitled to continue as a 1 person company। कह रहे कि जहाँ पे शेयर कैपिटल, पेड अप कैपिटल जो है OPC की वो 50 लाख से एक्सीड कर जाए, या फिर उसकी एनुअल टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ रुपये से एक्सीड कर जाए, इस केस में इट शैल सीज, तो उसे 1 पर्सन कंपनी नहीं कहा जाएगा, उसे अपनी कंपनी को कन्वर्ट करना पड़ेगा पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी में। ठीक है, आगे प्रिविलेजेस और बेनिफिट्स ऑफ प्राइवेट कंपनी ओवर पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी के क्या बेनिफिट्स है पब्लिक कंपनी के ऊपर, मतलब पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी को क्या ज़्यादा बेनिफिट्स मिले हैं। अ प्राइवेट कंपनी कैन बी फॉर्म्ड विद ओनली 2 members। प्राइवेट कंपनी जो है सिर्फ 2 members से बनेगी, वेयर एज एटलीस्ट 7 members आर नीडेड रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए 7 members की ज़रूरत होती है, वेयर एज प्राइवेट कंपनी के लिए सिर्फ 2 members की ज़रूरत होती है। A private company must have at least 2 directors, where a public company must have minimum 3 directors। प्राइवेट कंपनी के 2 डायरेक्टर्स की ज़रूरत होती है, जबकि पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर्स की ज़रूरत होती है। It is not compulsory for private sector to maintain index of its members, whereas it is mandatory। Mandatory means necessary for public company to maintain the index। index मतलब डिटेल्स, मेंबर्स की पूरी डिटेल जो है प्राइवेट कंपनी के लिए मेंटेन करना ज़रूरी नहीं है, जबकि पब्लिक कंपनी के लिए उसे मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। A private company can issue loan to its director without prior permission of government, whereas public company must take permission from the government। प्राइवेट कंपनी जो है अपने डायरेक्टर्स को लोन दे सकती है गवर्नमेंट की परमिशन के बिना, जबकि पब्लिक कंपनी को परमिशन की ज़रूरत होती है गवर्नमेंट से डायरेक्टर्स को लोन देने के लिए। It is not compulsory for a private company to hold statutory meeting and file statutory report with the register, whereas अब statutory meeting होती है कि जो कंपल्सरी मीटिंग्स होती है डिसीज़न लेने के लिए, प्राइवेट कंपनी में उसकी ज़रूरत नहीं है, जबकि पब्लिक कंपनी में ये बहुत ज़रूरी होता है। देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर, अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी, वेयरएज देयर मेन रिस्ट्रिक्शन ऑन द अपॉइंटमेंट नंबर ऑफ नंबर्स एंड रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द पब्लिक कंपनी। कह रही कि प्राइवेट कंपनी में कितने डायरेक्टर्स हैं, उनकी अपॉइंटमेंट कैसे हो रही है, उनको क्या सैलरी दी जा रही है, इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, वो कंपनी अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसे अमेंड कर सकती है। जबकि पब्लिक कंपनी में उनका पूरा प्रोसीजर होता है कि हमने अपॉइंटमेंट कैसे करनी है, जैसे रिटन टेस्ट होते हैं, फिर उसके बाद इंटरव्यूज़ होते हैं, देन सिलेक्शन होती है।
कितने हमने डायरेक्टर्स रखने हैं, उस रेम्यूनरेशन उन्हें हमें कितनी सैलरीज देनी है, उस सब की सारी डिटेल्स होती है। सब कुछ रिस्ट्रिक्ट होता है, पहले से डिसाइडेड होता है, उसी के बेसिस पे हमें सारा काम करना पड़ता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर अ प्राइवेट कंपनी टू इशू प्रोस्पेक्टस। प्राइवेट कंपनी के लिए प्रोस्पेक्टस इशू करना ज़रूरी नहीं है, जबकि पब्लिक कंपनी के लिए ये ज़रूरी होता है, जिसमें पूरी डिटेल्स दी जाती हैं कि हमने काम किस तरह करना है, उसमें कंपनी में क्या क्या काम होगा। Private company can commence its business after getting certificate of registration, whereas public company can start business only after receiving the certificate of commencement. Private company एक रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट, मतलब सर्टिफिकेट बिजनेस उसने रजिस्टर कर लिया, जब उससे सर्टिफिकेट इशू हो जाता है तो वो प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। पर पब्लिक कंपनी को अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट की ज़रूरत होती है, जो कि रजिस्ट्रेशन के बाद, इन 2-3 स्टेप्स के बाद मिलते हैं। द नेक्स्ट स्टेप, दिस इज़ द टाइप्स ऑफ कंपनी। आगे हमने करना है द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, कि कंपनी को हम जॉइंट स्टॉक कंपनी को किस तरह फॉर्मुलेट करते हैं। फॉर्मेशन के 4 स्टेप्स होते हैं। नंबर फर्स्ट इज़ अ प्रमोशन, देन इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज, एंड फोर्थ वन इज़ अ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जैसे कि हमने बात की है प्राइवेट कंपनी में इनकॉर्पोरेशन का जो सर्टिफिकेट है, कमेंसमेंट हमने बात की है कि प्राइवेट कंपनी में जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है अपना बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, जो कि हमें स्टेप 2 में मिल जाता है, स्टेज 2 में मिल जाता है। जबकि पब्लिक कंपनी में कमेंसमेंट की सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, जो कि हमें 3rd स्टेज के बाद इशू होता है। नाउ द नेक्स्ट फर्स्ट स्टेज इज़ अ प्रमोशन। एक कंपनी को फॉर्मुलेट करने के लिए फर्स्ट पॉइंट है प्रमोशन ऑफ अ कंपनी। प्रमोशन ऑफ अ कंपनी में जैसे कि हमने लिखा है द आइडिया जनरेशन रिगार्डिंग द स्टार्टिंग द कंपनी। प्रमोशन स्टेज होती है जिसमें हम फर्स्ट स्टेप लेते हैं, या कंपनी के ऑनर्स हैं या जो प्रमोटर्स हैं उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि हाँ हमें इसके रिगार्डिंग एक कंपनी स्टार्ट करनी चाहिए, एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए। इसमें प्लानिंग होती है कि हमने कौन सा काम करना है, उसके रिगार्डिंग हमने क्या क्या रिसोर्सेज कलेक्ट करने हैं, वो रिसोर्सेज हमने कहाँ से कलेक्ट करने हैं, ये सब चीज़ें इसमें आएगी। प्रमोशन इन्वॉल्व्स डिस्कवरी ऑफ बिजनेस आइडिया। इसमें बिजनेस आइडिया को डिस्कवर किया जाता है। इट्स इन्वेस्टिगेशन, उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है कि जो भी हम आइडिया जनरेट कर रहे हैं, जो भी हम सोच रहे हैं कि वो सही है, उसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। असेंबलिंग मीन्स इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। नेसेसरी रिसोर्सेज टू सेटअप द बिजनेस, और उसके लिए हमें किन किन रिसोर्सेज, किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, क्या वो हमें वो ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे, अगर नहीं तो हम उसे कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। अ पर्सन हु परफॉर्म्स ऑल द एक्टिविटी ड्यूरिंग द प्रमोशन स्टेज इज़ नॉन एज प्रमोटर। जो ये सारे काम करता है, प्रमोशन स्टेज की सारी एक्टिविटीज़ करता है, सारे काम करता है, आइडिया जनरेट करता है, उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, रिसोर्सेज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, उस पर्सन को क्या कहा जाएगा, प्रमोटर। द प्रमोटर conceives the business idea and take all initiatives in the form of to form a company। प्रमोटर कौन होता है, जो कि ये सारे काम करता है। नेक्स्ट इसमें प्रमोशन की जो स्टेजेस है, जो स्टेज प्रमोशन है उसमें कुछ स्टेप्स जो है उन्हें फॉलो किया जाता है प्रमोशन स्टेज को कवर अप करने के लिए। नंबर फर्स्ट इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। सबसे पहले बिजनेस की हमें हमारे एरिया में, हमारे सिटी में कौन सी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी, मतलब कि हम कौन सा बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, किससे हमें बेनिफिट होगा, सबसे पहले हमें उसका आइडिया जो है उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है। द प्रमोशन स्टेज बिगिंस विद द डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया टू सेट अप अ बिजनेस। इट कैन बी आइडिया टू सेट अप अ न्यू बिजनेस और एन आइडिया टू एक्सपेंड द एग्जिस्टिंग बिजनेस। कह रहे कि इसमें क्या है कि हमने अब क्या, सबसे पहले हमने देखना है कि हम क्या काम कर रहे हैं, करंटली हम क्या काम कर रहे हैं, हमें कोई न्यू बिज़नेस करना चाहिए या हम करंट बिजनेस को ही एक्सपेंड करें। The promoter identifies the profitability of the idea by analyzing the opportunities available in that area. The promoter also analyzes the various resources required, amount of capital required, and the degree of risk involved. अब promoter, जैसे मैं यहाँ पे बैठी हुई, बस अब मैं फ्री बैठी हुई हूँ, तो मैं आइडिया आया कि क्यों ना मैं एक अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग ठीक है पर्सनस को कलेक्ट करके कोई इंस्टीट्यूट खोल लूँ, या फिर कोई स्कूल खोल लूँ, या फिर कोई ऑफिस खोल लूँ, कोई सर्विसेज प्रोवाइड करूँ, या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करूँ जो कि मेरे एरिया में जिससे लोगों को भी बेनिफिट हो, जिससे जो भी मैं काम स्टार्ट कर रही हूँ उससे मुझे बेनिफिट हो। तो सबसे पहला आइडिया क्या है कि मैं उसके रिगार्डिंग
आइडेंटिफाई करूँ, चेक करूँ कि मैं कौन सा बिज़नेस जो है वो स्टार्ट करूँगी जिससे जो मेरे एरिया में चल भी सकता है। सेकेंड वन इज़ अ फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी क्या होता है? आफ्टर एनालाइजिंग ऑल द कंसेप्ट रिलेटेड टू द आइडिया डिस्कवर्ड, द प्रमोटर स्टार्ट डूइंग डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। फिजिबिलिटी क्या? इन्वेस्टिगेशन करनी। जैसे सपोज कि मैंने 4-5 आइडियाज़ जो वो सोचे हैं कि मैं ये काम कर सकती हूँ। सबसे पहले फिर फर्स्ट आइडिया को ध्यान में रखते हुए उसकी फिजिबिलिटी स्टडी करूँगी, कि उसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन करूँगी कि मुझे उसके रिगार्डिंग क्या कॉस्ट लगेगी, क्या क्या मुझे खर्चे करने पड़ेंगे, उसकी प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है, कि अब मार्केट में उसकी डिमांड है या नहीं है, मुझे उससे कोई प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, एक्सपर्ट्स की क्या राय है, उसके लिए इंजीनियर्स वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, अकाउंटेंट्स वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, उन सब की क्या मुझे वो क्या सुजेस्ट करते हैं कि मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये स्टेप सब स्टडी करने के बाद फिर मैं अपने सेकंड आइडिया की तरफ जाऊँगी, फिर उसके बारे में सारी डिटेल इन्वेस्टिगेशन करूँगी, फिर थर्ड आइडिया, देन फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ, सभी के करने के बाद जो भी आइडिया मुझे अच्छा लगेगा, जो भी मुझे सूटेबल होगा मेरे नीड के अकॉर्डिंग, फिर मैं वो आइडिया जो है स्टार्ट करूँगी। फिजिबिलिटी स्टडी में मेनली मैं 3 चीज़ों की स्टडी करूँगी, डेट इज़ अ टेक्निकल फिजिबिलिटी जो चेक करूँगी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी एंड इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी में क्या आता है? समटाइम्स द आइडिया इज़ गुड बट टेक्निकली इट मे नॉट बी पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट द आइडिया। क्या देखिए, कई बार क्या होता है, आइडिया बहुत अच्छा होता है पर टेक्निकली हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, वो अच्छा नहीं होता। इट मे बी ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, इनपुट एंड टेक्नोलॉजी। कह रही कि कई बार आइडिया बहुत अच्छा है, मैं लाइक पंजाब में मैं कहती हूँ मैं नारियल का बिज़नेस करना, कोकोनट का से रिलेटेड कुछ बिज़नेस करना चाहती हूँ, पर अगर कोकोनट यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, उसका रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो फिर मैं वो बिज़नेस यहाँ पे नहीं कर सकती। आइडिया अच्छा है पर उसकी जो अवेलेबिलिटी है, सामान की अवेलेबिलिटी है, टेक्निकल फिजिबिलिटी है, वो पॉसिबल नहीं है, तो इसकी वजह से मैं वो नहीं कर सकती। कोई भी हमने जब आइडिया जनरेट करना है, कोई भी हम प्लान कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमने उसकी टेक्निकली फिजिबिलिटी चेक करनी है, टेक्निकली चेक करना है कि जो भी हम आइडिया कर रहे हैं तो टेक्निकली अवेलेबल है, उसकी जो रिसोर्सेज है, रॉ मटेरियल है, इनपुट है, टेक्नोलॉजी है, क्या वो अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है देन तो हम सेकेंड स्टेप की तरफ जाएंगे, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी में आ जाता है फंड्स, कि जो भी हम बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए हमें कितने फ़ंड्स की ज़रूरत है, क्या वो फ़ंड्स हम यहाँ पे लोकल लेवल पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगे उतने फ़ंड्स, अगर हाँ तो कैसे अवेलेबल होंगे, उसकी क्या रिसोर्सेज रहेंगे, अगर नहीं तो क्यों अवेलेबल नहीं है, अगर नहीं हो पा रहे उसके कोई अल्टरनेट रिसोर्सेज हो सकते हैं अपने फ़ंड्स वगैरह कलेक्ट करने के लिए। तो हमने फिर सेकंड स्टेप में फाइनेंशियल मतलब कि फ़ंड्स की स्टडी करनी है कि हमें कितने फ़ंड्स की ज़रूरत है, हमने उसे कैसे इन्वेस्ट करना है, फ़ंड्स हमें अवेलेबल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, इन चीज़ों की स्टडी करनी है। देन थर्ड वन इज़ अ इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में क्या आ जाता है कि जो भी हम बिज़नेस कर रहे हैं, अब क्योंकि कोई भी हम बिज़नेस करते हैं, कोई भी काम करते हैं, सबसे पहले हमारा फर्स्ट मोटिव यही होता है कि हमें प्रॉफिट हो, कि हम पैसे, हमें इससे इनकम हो, इनकम से और इनकम के साथ साथ हमें प्रॉफिट भी हो। अगर सोसाइटी को हमें उसका कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा तो हमें वो बिज़नेस करने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। थर्ड स्टेप हो जाता है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, जिसमें हम ये चेक करेंगे हमें इससे कितना प्रॉफिट होगा, कि ये जो भी हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है। नाउ द थर्ड स्टेप ऑफ दिस स्टेज इज नेम अप्रूवल। टू कंपनीज कैनट हैव अ सेम आइडेंटिकल नेम्स, क्या कि दो कंपनीज का कभी भी नाम जो है वो सेम नहीं हो सकता। जब हमने एक आइडिया जनरेट कर लिया, हमें पता लग गया हमने कौन सा काम करना है, फिर हमने उसके रिगार्डिंग एक नाम सोचते हैं कि हमने जो भी बिज़नेस करना है उसका क्या नाम रखेंगे। कंपनी का कोई ना कोई नाम हमने रखना होता है। अब ये भी पॉसिबल नहीं है कि हम 2 या 3 कंपनीज़ का सेम नाम रख लें। कि एक कंपनी, जैसे हम रिलायंस ऑलरेडी कंपनी जो है इंडिया में चल रही है, ओवरऑल वर्ल्ड में चल रही है, तो हमें दोबारा से अब मैंने एक कंपनी स्टार्ट करनी है, मैं उसका नाम भी रिलायंस कंपनी या रिलायंस लिमिटेड नहीं रख सकती। जो भी नाम है हमने उसके अप्रूवल लेना होता है, रजिस्टर्ड करवाना होता है वो नाम, ताकि वो नाम कोई और कंपनी उसे ना कंटिन्यू करे। नेम की जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्टर करवाना वो भी ज़रूरी है, ये हम रजिस्ट्रार ऑफिस से रजिस्टर करवाते हैं। अगर रजिस्ट्रार ऑफिस क्या करता है, चेक करता है कि ये नाम जो है कंपनी का, जो भी नाम आप सोच रहे हो कि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं करता, अगर एग्जिस्ट करता है तो आपको नाम चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ अ फिलिंग अप सिग्नेटरीज टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसमें क्या, प्रमोटर्स हैव टू डिसाइड अबाउट द पीपल हु विल साइन द मेमोरेंडम। प्रमोटर को ये
डिसाइड करना होता है कि कौन कौन पर्सन है जो मेमोरेंडम को साइन करेंगे, किनका नाम जो है मेमोरेंडम में लिखा जाएगा। यूजली द सिग्नेटरीज ऑफ मेमोरेंडम बिकम द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। यूजुअली जो आमतौर पे जो सिग्नेटरीज होते हैं जिन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में साइन करने होते हैं वो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं। डायरेक्टर्स ही मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन करते हैं। प्रोमोटर्स ऑल्सो टेक देयर रिटन कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर एंड आस्क देम टू बाय क्वालिफिकेशन शेयर्स। प्रमोटर्स को भी ये हक होता है, ये कंसेंट होते हैं, उनसे रिटर्न में लिया जाता है कि वो कंपनी के डायरेक्टर की तरह एक्ट करेंगे और कंपनी के शेयर्स उन्हें परचेज करने पड़ते हैं। पर जो भी फर्स्ट पर्सन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन करते हैं तो उनको साइन करने के साथ साथ वो कंपनी के डायरेक्टर्स बनते हैं और डायरेक्टर्स के साथ उन्हें जो क्वालिफिकेशन शेयर्स है, जो रिक्वायर्ड शेयर्स है, वो भी परचेज करने पड़ते हैं। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स। फिफ्थ स्टेप इसमें प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करना। जब एक बार बिजनेस हमने सारा सोच लिया था, हम उसके बाद प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करते हैं। प्रोफेशनल्स जैसा कि ब्रोकर्स हो गए, अंडर राइटर्स हो गए, जो कि एक श्योरिटी देते हैं कि कल को अगर हम ये कंपनी स्टार्ट करते हैं तो वो कंपनी के जो शेयर्स हैं उसे सेल करेंगे, उसे आगे खुद परचेज करके फर्दर उन्हें सेल कर देंगे। कंपनी की जो सिक्योरिटीज़ हैं, जो और भी लीगल मैटर्स हैं कंपनी के, उन सब की सारी स्मूथ वर्किंग को एश्योरेंस देती हैं। नेक्स्ट इज़ अ प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट। नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स में आ जाएगा प्रोस्पेक्टस, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जिसमें कंपनी की डिटेल्स ही होती है, पर्सन्स मेंबर्स का नाम लिखा जाता है, उनकी डिटेल्स लिखी जाती है, कंपनी की वर्किंग क्या है, कंपनी ने क्या क्या काम करने हैं, ये सब चीज़ें इसमें लिखी जाती हैं। तो अगर हमारा आइडिया सब कुछ सक्सेसफुल हो रहा है तो हम क्या करते हैं, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जो वो प्रिपेयर करते हैं जो कि हमें रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी होती है। सेकेंड स्टेज इज़ इनकॉर्पोरेशन स्टेज। इनकॉर्पोरेशन मतलब कि जब हम कंपनी को फॉर्मुलेट करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, उसे फर्दर लेके जाते हैं, ये सेकेंड स्टेज होती है। इनकॉर्पोरेशन स्टेज रेफर्स टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट। इनकॉर्पोरेशन स्टेज में क्या होता है, कंपनी की रजिस्ट्रेशन की जाती है कंपनीज एक्ट के अंदर, जिसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, फिल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। जैसे हमने स्टेज 1 में 6 पॉइंट किया है, प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं। और सेकेंड स्टेज में फर्स्ट स्टेप है फिल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। अगेन कि जितने भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्हें तैयार किया जाता है, उन्हें रजिस्ट्रार से अप्रूव करवाया जाता है, अप्रूवल दी जाती है कि हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, और उसी के अकॉर्डिंग उन रजिस्ट्रार के परमिशन से या रजिस्ट्रार की हेल्प से हम सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार करते हैं। इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो कि हमने पहले ही पढ़े हैं। दैट इज़ अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, स्टेटमेंट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल, अ लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, अ रिटन कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स, नोटिस ऑफ द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें ये जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं इनमें सब कुछ ये लिखेंगे। सेकेंड इज़ अ पेमेंट ऑफ फीस। जब हम रजिस्ट्रार की सर्विसेज ले रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग जो हमें फ़ीस भी पे करनी होती है। अलॉन्ग विथ फिलिंग द अबव डॉक्यूमेंट्स द प्रिस्क्राइब्ड फी ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑल्सो हैव टू बी डिपॉजिट। रजिस्ट्रेशन की जो प्रिस्क्राइब्ड फीस है वो भी फिर हमें डिपॉजिट करवानी पड़ती है रजिस्ट्रार को, और फीस डिपेंड करती है कि बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए हमें कितनी कैपिटल जो है, जो हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल है कितनी है, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो डिपेंड करती है। अगर ऑथराइज्ड कैपिटल ज़्यादा है तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस ज़्यादा होगी, अगर ऑथराइज्ड कैपिटल कम है तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी कम होगी। दैन थर्ड स्टेप इज़ अ रजिस्ट्रेशन। जब सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाते हैं, फिल हो जाते हैं, और फिल होने के बाद जब हम रजिस्ट्रेशन की फ़ी पे कर देते हैं तो रजिस्ट्रार सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है, और सेटिस्फाई होने के बाद जब सारे डॉक्यूमेंट्स से वो सेटिस्फाई होता है तो कंपनी की रजिस्ट्रेशन सबमिट कर लेता है, कंपनी का नाम जो है वो रजिस्टर कर लेता है, कंपनी को रजिस्टर कर देता है। दैन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब कंपनी रजिस्टर हो जाती है तो रजिस्ट्रार जो है वो कंपनी की सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देता है। सर्टिफिकेट की कंपनी रजिस्टर हो गई है, रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट है वो इशू कर देता है, जिससे प्राइवेट कंपनी अपनी वर्किंग स्टार्ट कर लेती है और पब्लिक कंपनी अपने थर्ड स्टेज की तरफ मूव करती है। नाउ द थर्ड स्टेज इज कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। अब इनकॉर्पोरेशन के बाद, अब जैसे कि हमने बात की है,
इनकॉर्पोरेशन के बाद प्राइवेट कंपनी तो अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेगी, पर पब्लिक कंपनी को क्या करना पड़ता है, पब्लिक कंपनी को कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज की तरफ मूव करना पड़ता है. आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन द प्राइवेट कंपनीज गेट फॉर्मुलेटेड and can commence their business activities, but public limited company has to perform a third stage and get a certificate of commencement. अब पब्लिक कंपनी को फर्दर एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, दैट इज़ अ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट. तो उसके लिए उन्हें अलग अलग तरह से अप्रूवल लेने पड़ते हैं, अलॉटमेंट शेयर्स वगैरह अलॉट करने पड़ते हैं, परमिशंस लेनी पड़ती हैं. तो पब्लिक कंपनी क्या करते हैं, उन्हें कौन से स्टेप्स आगे फॉलो करने पड़ते हैं, दैट इज़ अ सेबी अप्रूवल. सेबी क्या होती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि सारी सिक्योरिटीज़ मतलब शेयर्स एंड डिबेंचर्स का जो बोर्ड है, एक्सचेंज बोर्ड है, जो जहाँ पे शेयर्स और डिबेंचर सेल और परचेज किए जाते हैं, वहाँ से अप्रूवल लेनी पड़ती है. सेबी इज़ अ रेगुलेटरी बॉडी विच कंट्रोल द कैपिटल मार्केट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स. सेबी क्या है, एक रेगुलेटरी बॉडी है जो ओवरऑल इंडिया में जितने भी शेयर्स और डिबेंचर्स या कैपिटल मार्केट है उसको कंट्रोल करती है, जिससे इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट जो है, उनकी जो हक की रक्षा की जाती है. द पब्लिक लिमिटेड कंपनी मस्ट सबमिट ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन विद सेबी बिफोर इशूइंग द सिक्योरिटीज़ इन द कैपिटल मार्केट. कैपिटल मार्केट में अपनी सिक्योरिटीज़ को इशू करने से पहले पब्लिक कंपनी को अपनी जो कंपनी से रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, ज़रूरी इन्फॉर्मेशन वो सारी सेबी में इशू करनी पड़ती है, उन्हें बतानी पड़ती हैं, सबमिट करवानी पड़ती है. कंपनी शुड नॉट हाइड एनी मटेरियल फैक्ट फ्रॉम सेबी. कंपनी की कोई किसी भी तरह का ज़रूरी जो मटेरियल है, जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, वो हाइड नहीं कर सकता. अगर ऐसा कुछ हो तो कंपनी के खिलाफ जो है केस फाइल किया जा सकता है. नेक्स्ट इज़ अ प्रोस्पेक्टस और अ स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस. किस प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, पब्लिक कंपनी हैज़ टू प्रिपेयर अनदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दैट इज़ अ प्रोस्पेक्टस. एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो बनाना पड़ता है, जिसे कि प्रोस्पेक्टस कहा जाता है. इट इज़ अ सर्कुलर और इन्विटेशन इशूड टू इनवाइट द जनरल पब्लिक फॉर सब्सक्राइबिंग द शेयर ऑफ द कंपनी. जो प्रोस्पेक्टस है ये इशू किया जाता है, एक इन्विटेशन. जैसे हम किसी भी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, सबसे पहले हमें प्रोस्पेक्टस दिया जाता है. प्रोस्पेक्टस क्या होता है, इन्विटेशन होता है, जिसमें अगर जो भी बेनिफिट्स हैं कंपनी की सारी डिटेल दी जाती है, और अगर तो पर्सन विलिंग है तो उसके लास्ट में जो फॉर्म दिया होता है उसे फिल करके उसे एज अ मेंबर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं. जैसे हमें स्कूल में प्रोस्पेक्टस मिलते हैं, क्यों मिलते हैं, ताकि हमें सारी स्कूल की इन्फॉर्मेशन मिल जाए. और अगर तो आप इंटरेस्टेड हो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है, तो आप उसका फॉर्म फिल करके, स्कूल का फॉर्म फिल करके स्कूल में एडमिशन ले सकते हो. सेम ऐसे ही कंपनीज प्रोस्पेक्टस इशू करती है, और अगर उन्हें डिटेल्स अच्छी लगती है तो फर्दर वो कंपनी में पार्टिसिपेट कर सकती हैं. नेक्स्ट इज़ अपॉइंटमेंट. जो प्रोस्पेक्टस है ये इशू किया जाता है ताकि जो शेयर होल्डर्स हैं, जो कंपनी के शेयर परचेज करना चाहते हैं, उसके मेंबर बनना चाहते हैं, वो उस कंपनी के शेयर्स परचेज कर सकें. नेक्स्ट इज़ अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर, ब्रोकर एंड अंडरराइटर्स. बैंकर, ब्रोकर्स और अंडरराइटर्स को अपॉइंट किया जाता है ताकि वो ये श्योर कर सके कि कल को कंपनी के शेयर्स जो हैं उन्होंने सेल करने हैं. जो अब बैंकर्स, ब्रोकर्स और अंडरराइटर्स, ये तीनों का काम यही होता है कि कंपनी के शेयर सेल करना, पर तीनों की वर्किंग जो है अलग होती है. टू रिसीव एंड डिपॉजिट द एप्लीकेशन मनी, बैंकर्स आर अपॉइंटेड. बैंकर्स को अपॉइंट किया जाता है ताकि वो एप्लीकेशन मनी रिसीव करे शेयर होल्डर्स से, और उन्हें बैंक में डिपॉजिट कराएं, कंपनी को उसकी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें. टू सेल द शेयर्स, ब्रोकर्स आर अपॉइंटेड. ब्रोकर्स को क्यों अपॉइंट किया जाता है, ताकि वो कंपनी के शेयर जो आगे फर्दर सेल कर सकें. दे एनकरेज पब्लिक टू बाय द शेयर्स एंड चार्ज कमीशन फॉर द सेम. ब्रोकर का काम होता है कि वो कंपनी के शेयर्स जो हैं वो पब्लिक में सेल करें, और उसके रिगार्डिंग जितनी भी उनकी कमीशन बनती है वो उसे चार्ज करें. इफ़ द कंपनी इज़ नॉट श्योर ऑफ सेलिंग द होल लॉट ऑफ शेयर्स, इट में अपॉइंट अंडरराइटर्स. अगर कंपनी को ये श्योर नहीं है कि उन्होंने कितने शेयर सेल करने हैं, या उन्हें श्योरिटी नहीं है कि वो सारे शेयर सेल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, एक फिक्स्ड अमाउंट शेयर्स की नहीं सेल करना चाहते, तो वो अंडरराइटर्स को अपॉइंट करते हैं, और अंडरराइटर्स उसके रिगार्डिंग शेयर सेल करते हैं और कमीशन चार्ज करते हैं. देन नेक्स्ट इज़ अ मिनिमम सब्सक्रिप्शन. मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या आ जाता है, टू मेक श्योर दैट द कंपनी डजंट हैव अ शॉर्टेज ऑफ फंड, it is mandatory, it is compulsory that company must receive application for some minimum number of shares.
दिस इज़ कॉल्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शन। जब कभी कंपनी को लग रहा है कि उनके पास फंड्स इनफ फंड्स हैं तो वो कंपनी शेयर होल्डर्स से सारे पैसे नहीं मंगवाते। अगर 10 रुपये का एक शेयर है तो कंपनी जो है एप्लीकेशन फ़ी में सारे पैसे नहीं मंगवाती, 10 रुपये के शेयर के बदले सिर्फ 1 रुपये या 2 रुपये मंगवाती है। तो वो उसे कहा जाएगा मिनिमम सब्सक्रिप्शन, जो कम से कम पैसे जो कंपनी ने मंगवाए हैं। और बाकी के जो पैसे हैं जब भी कंपनी को ज़रूरत होती है, जो बाकी लेफ्ट 80 और 9 रुपीज़ लेफ्ट है, तो जब भी कंपनी को ज़रूरत होती है तो कंपनी उन्हें धीरे धीरे करके मंगवाती रहती है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन टू द स्टॉक एक्सचेंज। इसमें क्या है, अ फर्म मस्ट गेट इटसेल्फ लिस्टेड इन अ स्टॉक एक्सचेंज। कंपनी एप्लीकेशन भेजती है स्टॉक एक्सचेंज को ताकि उनका जो नाम है वो लिस्ट हो जाए और वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू अपने शेयर्स को सेल और परचेज कर सकें। नेक्स्ट इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर। इस स्टेप के बाद जो शेयर्स हैं वो अलॉट किए जाते हैं शेयर होल्डर्स को, और उनके नाम जो हैं, नेम और एड्रेसेस शेयर होल्डर्स के, वो एप्लीकेशन फ़ीस जब आ जाती है तो एप्लीकेशन फ़ीस आने के बाद कंपनी ने किन किन शेयर होल्डर्स को शेयर्स अलॉट करने हैं उन्हें शेयर का जो सर्टिफिकेट होता है वो इशू कर देती है, और जो एक्स्ट्रा लोगों से पैसे आए हुए हैं वो उन्हें रिटर्न कर देती है। अगर सपोज़ कि मैंने 10,000 शेयर्स जो है वो सेल करनी है, तो मेरे पास एप्लीकेशन जो है वो 40,000 शेयर्स की आ गई है। जो एक्सेस 30,000 शेयर्स की जो एप्लीकेशन आई है वो मुझे इस स्टेप में रिफ़ंड करनी पड़ती है, और जो 10,000 मैंने एक्सेप्ट करने हैं उसे मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ, बाकी जो 30,000 है उसे मैं रिजेक्ट कर देती हूँ, उसे मैं रिफ़ंड कर देती हूँ, और जो 10,000 है उन्हें मैं सर्टिफिकेट ऑफ शेयर का जो सर्टिफिकेट है वो इशू कर देती हूँ। फोर्थ एंड लास्ट स्टेज ऑफ दिस दैट इज़ अ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। इसमें क्या है, जब शेयर्स अलॉट हो गए, सिक्योरिटी सब्सक्राइब हो गई, मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गई, द कंपनी अप्लाइज टू रजिस्टर टू इशू द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कि बिज़नेस की कमेंसमेंट का, बिज़नेस को स्टार्ट करने का एक सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार से इशू करने के लिए जो कंपनी है वो रिक्वेस्ट करती है, और जिसके बाद बिज़नेस को स्टार्ट करने का सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। रजिस्ट्रार सारी वर्किंग देखते हैं कि कंपनी की वर्किंग ठीक चल रही है, उन्होंने शेयर्स इशू कर लिए, जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है वो रिसीव कर लिए, तो उन्हें कमेंसमेंट का जो सर्टिफिकेट है वो इशू हो जाता है। अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन अ कंपनी मस्ट फाइल द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। कंपनी को कुछ एक डॉक्यूमेंट्स और प्रिपेयर करने पड़ते हैं। दैट इज़ अ डिक्लेरेशन दैट शेयर पेबल इन कैश हैव बीन सब्सक्राइब फॉर एंड मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैव बीन रिसीव्ड। जिसमें ये लिखा होता है, डिक्लेरेशन होती है कि कंपनी ने जो शेयर्स के पैसे हैं वो रिसीव हो गए हैं, जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है वो रिसीव हो गई है और कैश के फॉर्म में रिसीव हुई है। A declaration that every director has paid in cash the application and allotment money on his shares। कि डायरेक्टर्स को जो उनकी डायरेक्टर्स के द्वारा भी जो एप्लीकेशन मनी है या अलॉटमेंट मनी है वो रिसीव हो गई है। द डायरेक्टर्स दैट नो मनी इज़ पेंडिंग टू पे बैक टू द एप्लीकेंट्स। एक डिक्लेरेशन ये भी तैयार किया जाता है कि एप्लीकेंट्स को किसी भी तरह की पेमेंट पेंडिंग नहीं है, जितनी भी पेमेंट्स है वो सारी कर दी गई हैं। And the last point is declaration above all the above requirement have been compiled with this declaration can be signed by the directors or the secretary of the company। और इसमें एक लास्ट डिक्लेरेशन जो कि इसमें ऐड होता है दैट इज़ कि हमने जितने भी आगे ऊपर डिक्लेरेशंस अटैच किए हैं वो सभी सही हैं, सभी हमने काम जो है वो सही से किया, और ये जो डिक्लेरेशन है सभी डायरेक्टर्स और सेक्रेटरी, जो कंपनी का सेक्रेटरी है उसके द्वारा साइन किया होना चाहिए। नेक्स्ट हम जब लेक्चर लेंगे तो उसमें हम जो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की हमने बात की है, दैट इज़ अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोस्पेक्टस, उसको डिस्कस करेंगे। तो उन चीज़ों को डिस्कस करने से पहले ये जो स्टेजेस आपको ये क्लियर होनी चाहिए। सो मीट यू इन टुमारोज डिस्कशन, जो हमारी डाउट डिस्कशन मीटिंग है उसमें डिस्कस करेंगे बाकी पॉइंट्स।